नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 29 की बात कर रहे हैं। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर दोस्तों सर्वोपरि है। चलिए आइए देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन का मॉक क्वेश्चन। सभी प्यारे मित्र जानते हैं हर एक क्लास में अंतिम प्रश्न जो होता है 30वां प्रश्न हमारा मॉक क्वेश्चन होता है, और ये यहाँ पर 30 प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो पिछले क्लास का आंसर जान लेते हैं। मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इनमें से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्ध से संबंधित है? गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना या याद करना होगा। अगर आप लोग जिन्होंने कमेंट किया था, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोस्तों। ठीक है, जायसवाल सर सभी का धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्ध से संबंधित है? तो समानुभूति देना। ठीक है, समानुभूति देना क्या हो जाता है? यह संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कहला जाएगा। पहला प्रश्न है इस सेशन का, इस मॉक क्वेश्चन का, इस प्रैक्टिस सेट का, कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलन बनाने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? अब देखिए, यहाँ पे पायलट होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं। अब समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में, जो आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसके संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, भाषिक, गतिक या अंतरा व्यक्तित्व? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इस टाइप का पिछले एक सेशन में, पिछले क्वेश्चन में हमने आंसर भी किया था। ठीक है, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होगी? तो गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। और इसी प्रकार के नए प्रश्न बनेंगे जहां पर आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, इसलिए तैयारी बिल्कुल सिलेक्शन वाली चल रही है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक कौन है? जी हाँ, जो बुद्धि का स्पीयरमैन परिभाषा है उसमें कारक अनुवांशिक बुद्धि है, उत्पादक बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है या वैश्विक बुद्धि है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक यहाँ पर जी हाँ तय करता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? बुद्धि के जो स्पीयरमैन की परिभाषा है वह दोस्तों क्या कहलाएगा? उसमें कारक क्या है? समान बुद्धि जो है कारक कहला जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न दिया गया है कि मानव विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया? जी हाँ, मानव विकास के संदर्भ में कथन गलत दिया गया है। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, आपका कमेंट सर्वोपरि है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास समान से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ये तीनों मानव विकास के संबंध में कथन सही है, लेकिन विकास एक रेखीय होता है गलत है। रेखीय मतलब समान, तो विकास समान नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, ये होता है। तो विकास रेखीय नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? मानव विकास के संबंध में कथन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ, जो आपका संघनन का सिद्धांत है वह अधिगम से संबंधित है, अभिप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से? जी हाँ, हम 1000 प्लस MCQज आपके बाल विकास के कंप्लीट करने जा रहे हैं। जी हाँ, 29 नंबर है क्लास है, और कल हमारी क्या हो जाएगी? 30 नंबर क्लास। और 30 मतलब पता है कि 900 MCQज दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो बाल विकास क्लासेज जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर सारी क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। जी हाँ, संगणन सिद्धांत की बात कर रहे हैं। संगणन सिद्धांत दोस्तों किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या सृजनात्मकता की बात करेंगे। देखिए, संगणन मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। और ये बताइए, आपके जो जो बॉडी में कुछ भी चीज होती है तो संकेत आपके कहाँ जाता है? स्मृति, माइंड। ठीक है, माइंड या मस्तिष्क में जाता है। कोई भी कहीं चोट लगी, कोई भी प्रतिक्रिया जब होती है, ठीक है, तो हमारा माइंड में जाती है, यानी स्मृति की बात करेंगे। तो संगणन यानी इकट्ठा होना, तो संगणित सिद्धांत आपके स्मृति से संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है
कि प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से कौन सा नहीं होगा। यानी आपको यह बताना है जो होने का जो संकेत होके कि ये बच्चा या बालक बालिका प्रतिभाशाली है, तो ये एक संकेत निगेटिव दिया गया है, वही आपको बताना है कि विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं प्रतिभाशाली होने का संकेत विचारों में सृजनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, अव्यक्ति में अनूठापन होना चाहिए, कौतूहल होना चाहिए। लेकिन दूसरों के साथ जो झगड़ते हैं ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं होगा। यह लगभग हर एक टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीट हो सकता है, बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। आपको पता 40% जो क्वेश्चन होते हैं सरल आते हैं, जो लगभग 90% प्लस लोग कर लेते हैं, और जो 20% होते हैं वो थोड़ा सा मीडियम होते हैं कि जो पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन करते हैं, वो अपना 60% तक पहुंच पाते हैं, 40+20। और जो सिलेक्शन वाली बात होती 60% तो सभी लगभग पहुंच जाते हैं, यहाँ लगभग 30% लोग पहुंचते हैं, तो 30% सभी लोगों को तो सिलेक्शन नहीं होगा। इसके आगे जो आपका 15 से 20% होता है, यहाँ आपको जाना है, यानी हर एक क्लास अटेंड करना है, तभी आप दोस्तों 70 से 80% के स्टेज पर आएंगे, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि होगा। जी हाँ, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का भी समय कहा जाता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। बाल्यावस्था की बात करेंगे। जी हाँ, उत्तरोत्तर बाल्यावस्था दिया हो या बाल्यावस्था दिया गया हो। अगला प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। जी हाँ, ऐसा कारक जो बच्चे को सामाजिक विकास को प्रभावित करता हो। आर्थिक हो गया तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या है दोस्तों कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वह सामाजिक परिवेश जन्य तत्व कहलाता है। जी हाँ, क्योंकि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला पूछा जा रहा है, तो सामाजिक परिवेश जन्य जो तत्व कारक है ये प्रभावित करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। जॉन डीवी को इनमें से किस मनोवैज्ञानिक से प्रेरणा मिलती है? जी हाँ, जो जॉन डीवी हैं उन्होंने बोला कि मुझे इन मनोवैज्ञानिक से प्रेरणा मिलती है। हम बोलते हैं ना कि हमें डॉक्टर अंबेडकर जो है इनसे प्रेरणा मिलती है, ठीक है, संदीप महेश्वरी है जो मोटिवेशनल ठीक है स्पीकर हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, ठीक है, आपके शास्त्री जी हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, इनसे प्रेरणा मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ होता है कि हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो इसी प्रकार जॉन डीवी कहते हैं कि ये जो ऐसे फिजिकोलॉजी हैं इनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। तो फिजिकोलॉजी चार्ल्स डार्विन है, एरिक्सन है, बी.एफ. स्किनर हैं या विलियम जेम्स है। तो आपका कमेंट होना चाहिए कि जॉन डीवी जो कहे हैं कि मनोवैज्ञानिक से मुझे प्रेरणा मिलती है, तो जॉन डीवी उसी प्रकार विलियम जेम्स से उनको प्रेरणा मिलती है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, और कमेंट करके बताना है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है या परिणाम से है। जी हाँ, विकास का संबंध जो परिपक्वता से है वही संबंध आपको बताना है उद्दीपन किससे होगा। तो उद्दीपन का संबंध किससे होगा? प्रतिक्रिया। उद्दीपन, आपके अंदर कुछ उद्दीपन होता है, ठीक है, तो क्या होता है उद्दीपन। देखिए, एक क्रोध होता है, क्रोध एक गुस्से वाला होता है, और एक उद्दीपन, ये दोनों अलग अलग होते हैं। उत्तेजना होती है तो उद्दीपन में भी उत्तेजना होती है, क्रोध में भी उत्तेजना होती है, लेकिन ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट प्रकार की, ठीक है, अलग प्रकार की। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, 10th नंबर क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। सभी प्यारे में ध्यान पूर्वक देखेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था में शिक्षा के संबंध में कौन सा सही होगा? देखिए, अब शैशवावस्था के संबंध में दिया गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, ये जो 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो शैशवावस्था में शिक्षा के संबंध में आइए कथन को देखते हैं कि कविता, पाठ कला, शिल्पकला आदि के माध्यम से शिशुओं को आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु जो है दूसरे शिशुओं के साथ मिलना, बात करना, खेलना पसंद करने लगता है, और शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती। तो ये सभी प्यारे मित्र जानते हैं, ये तीनों कथन जो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कथन शैशवावस्था में शिक्षा के संबंध में सही दिए गए हैं।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। जी हाँ, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सभी मित्रों को दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद। और बात करेंगे 11th नंबर प्रश्न की, कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा रोता है। जब आप नियुक्त होगी, आप अध्यापक अध्यापिका शिक्षक बनेंगे, तो पूर्व विद्यालय यानी कि जो पहली जो कक्षा होती है, जब बच्चा प्रवेश लेता है, तो पहली बार आया बच्चा रोता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय जाता है, कहते हैं ना KG1 KG2, उसके बाद जब प्राथमिक विद्यालय में जाता है तो वह रोकर अपना तनाव व्यक्त नहीं करता है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन के क्या सिद्धांत या सैद्धांतिक आधार हो सकते हैं? और यही दोस्तों क्या है, क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान। जी हाँ, चाइल्ड फिजिकोलॉजी यही कहलाता है। और यहीं से आप क्या है, कठिनता होती है इसी टाइप के प्रश्न को। तो समझना है, एक बार रिपीट करूंगा, कि कोई बच्चा जब विद्यालय आता है, पूर्व में बच्चा रोता है, 2 वर्ष बाद वही बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जाता, लेकिन रोकर अपना तनाव व्यक्त नहीं करता। उसके देखते हैं तो कंधे और गर्दन मांसपेशियां तन जाती हैं। तो आई होप आप लोग समझ, कंधे तनना मतलब क्या होता है, गर्दन की मांसपेशियां तन जाना, ये भी एक मुहावरे के संबंध में दिया गया है। और उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को सैद्धांतिक आधार पर क्या कह सकते हैं? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। विकास क्रमिक तरीके से बढ़ता है, विकास क्रमिक है, अलग अलग लोगों में अलग अलग विकास होता है, विकास भेदभाव और एकीकरण की विशेषता है। आपका कमेंट क्या होना चाहिए? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं कि विकास भेदभाव और एकीकरण की विशेषता है, कहलाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी का आता है? जो आपके महान मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक हैं, इनका जो सिद्धांत है कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। थार्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है? तो आपका जवाब होना चाहिए, जब भी थार्नडाइक की बात की जाती है तो व्यवहारिक सिद्धांत की बात करेंगे। जी हाँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं, सिवाय भग्नाशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। तो मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं, सिवाय किसके? संबंध के। जी हाँ, तो मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं, संबंध के सिवाय की बात करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न, कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? बुद्धि, IQ, यहां से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है। तो बुद्धि के संबंध में कथन सर्वाधिक उपयुक्त बताना है कि बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्ध परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, या बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधित कार्य प्रणाली है, और उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि, या बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, या बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। अब बुद्धि के बारे में कथन सही क्या है? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि बुद्धि एक कैसा है, बहुआयामी में है और इसमें कई पहलू भी निहित किए गए हैं। तो डी ऑप्शन बुद्धि के संबंध में सही हो जाएगा। दोस्तों क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का सिद्धांत कहलाता है? आपने पढ़ा होगा क्षेत्र का सिद्धांत। तो ये किस वर्ग का सिद्धांत कहलाता है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषणों का, या गेस्टाल्टवादियों का? तो जो क्षेत्र का सिद्धांत होता है ये किस वर्ग के सिद्धांत है? तो गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत, या गेस्टाल्टवादी वर्ग का सिद्धांत क्षेत्र का सिद्धांत कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि पराहम व्यक्तित्व के निम्नलिखित में से किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? नैतिक, धार्मिक पक्ष का, मूल प्रत्यात्मक पक्ष का, या अतार्किक पक्ष का? सभी प्यारे में एक तार्किक होता है, एक होता है अतार्किक। तार्किक मतलब तर्क के आधार पर, अतार्किक मतलब बिना तर्क के। तो पराहम व्यक्तित्व के किस एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है? तो जो पराहम होता है वह व्यक्ति के नैतिक का, कहते हैं ना पराहम, अपने आप में घमंड करना। पराहम मतलब क्या होता है? एक घमंड टाइप से ले रहे हैं। तो व्यक्ति का क्या है? घमंड करना क्या है? वह एक नैतिकता उसका प्रदर्शित कर रहा है कि उसका नैतिक कैसा है।
और एक अच्छा व्यवहार जो होता है व्यक्ति का, उसका वह नैतिक प्रतिनिधित्व करता है। यानी कोई भी व्यक्ति का जो पराहम होता है, जो उसकी सोच होती है, उसका व्यवहारिक होता है, वह उसका किस पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, तो नैतिक पक्ष का करता है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों कि बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम विनय साइमन मापनी का निर्माण किया गया, कब किया गया? 1905, 10, 15, 20 में। आप सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। बुद्धि परीक्षण हेतु सर्वप्रथम विनय और साइमन मापनी का निर्माण किया गया। तो बुद्धि परीक्षण के लिए किस मापनी का निर्माण किया गया? तो सर्वप्रथम तो विनय और साइमन मापनी का निर्माण किया गया था। एक प्रश्न आपका ये बन जाता है। और सर्वप्रथम कब किया गया था? तो 1905 में किया गया था। ये सभी प्यारे मित्र नोट कर लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण कौन सा है? आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, या विनय साइमन परीक्षण? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। तो विनय साइमन परीक्षण किसके लिए? बुद्धि परीक्षण के लिए है। लेकिन प्रश्न यह पूछा गया है कि बुद्धि परीक्षण का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण पूछा गया है। तो वाचिक सामूहिक परीक्षण पहला हमारा क्या होगा? आर्मी अल्फा परीक्षण कहला जाएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? जो बुद्धि का भाटिया बैटरी का प्रयोग है, यह दोस्तों किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के, रुचि के, बुद्धि के, या अभिक्षमता के? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। बुद्धि भाटिया बैटरी का प्रयोग दोस्तों किसके मापन हेतु किया जाता है? आपका कमेंट होना चाहिए, बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। जी हाँ, अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत मतभेदों को खत्म करने के लिए स्कूलों को क्या करना चाहिए? आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बनेंगे, तो आप लोग ये बताइए, जो स्कूलों में, विद्यालय में व्यक्तिगत भेद होते हैं, उनको अगर आपको बोला जाए कि इसको व्यक्तिगत भेद को खत्म करना है, तो आप स्कूल को क्या करेंगे? छात्रों के बीच व्यक्तिगत खाई को कम करना चाहिए, छात्रों की योग्यता और प्रदर्शन को बाहर निकालना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि छात्र अधिगम में क्यों सामर्थ्य या असमर्थ हैं, या व्यक्तिगत तौर पर छात्रों को महत्वपूर्ण क्या है, महसूस करवाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? व्यक्तिगत भेद को अगर खत्म करना है दोस्तों, तो इस बात को समझना चाहिए कि छात्र अधिगम में क्यों समर्थ और असमर्थ हो रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो व्यक्तिगत भेद जो होता है अपने आप क्लियर हो जाएगा। सीखने का वक्र किसके सूचक कहलाते हैं? सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक के? जी हाँ दोस्तों, राइट ऑप्शन क्या होगा? सीखने का वक्र दोस्तों क्या होता है? सीखने का प्रगति का सूचक कहलाता है। अगर दोस्तों आपने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें, लिंक भी दे दिया गया है, नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहाँ पर आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे आने वाली क्लासेज को भी सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का चैनल है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया जायसवाल सर को, या अपने टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को, तो अब आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर भी आप लोग अब फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर MCQs नोट्स सारी कुछ चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों व्यक्तित्व व सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ, जो व्यक्तित्व व सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, इसके देने वाले बंडूरा और वाल्टर हैं, डालर्ड और मिलर हैं, कार्ल रोजर्स है, या युंग की बात करेंगे। तो व्यक्तित्व सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है शेष से भिन्न होगा? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। TAP, PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा एन माइन टेस्ट। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो जो आपका PF टेस्ट होता है 16 PF टेस्ट जो होता है, ये व्यक्तित्व के मापन के लिए होता है, मानव की बात कर रहे हैं। तो ये शेष दोस्तों 16 PF आप इन सभी में से भिन्न कहला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। जो मिरर ड्राइंग परीक्षण जो दोस्तों होता है, यह अधिगम या सीखने के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। किसके? व्यक्तित्व के अधिगम सीखने के मापन हेतु, बुद्धि के अधिगम के, या नैतिकता की बात करेंगे। जी हाँ, जो मिरर यानी देखना,
मिरर क्या होता है, आप अगर मिरर यानी शीशा, मिरर मतलब होता है दर्पण यानी हमारी परछाई। तो परीक्षण, अधिगम या सीखने के मापन हेतु इसमें क्या अधिगम प्रयुक्त होता है मिरर ड्राइंग परीक्षण में। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यह है कि विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे। जी हाँ, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक बताना है। जी हाँ, विकासात्मक कार्य तो हो ही गया, साथ ही साथ प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे। आपके हॉलिंग वर्थ, आपके हेविगिस्ट या जीन पियाजे जी या हाल की बात करेंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। देखिए, विकास का जीन पियाजे जी से संबंध है, लेकिन ये दोस्तों प्रत्यय के प्रतिपादक पूछा गया है तो आपके क्या हो जाएंगे, हेविगिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रकृति पोषण पर बहस निम्नलिखित में किससे संबंधित होगा। जी हाँ, जो प्रकृति पोषण से संबंधित अगर बहस किया जाए प्रकृति पोषण में तो ये किससे संबंधित कहलाएगा। अनुवांशिकी पर्यावरण से, व्यवहार पर्यावरण से, पर्यावरण जीवन विज्ञान से या जीव विज्ञान से, या आपका पर्यावरण पालन पोषण से। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, पहला देखिए हमारा क्या होता है, माइंड से प्रश्न खेला जा रहा है। हमारे माइंड से प्रश्न खेल रहा है कि प्रकृति पोषण पर बहस संबंधित हो। हमारा क्या है, माइंड सीधे आपका डी ऑप्शन पे जाता है कि जब प्रकृति पोषण है तो पर्यावरण पालन पोषण होना चाहिए। लेकिन यही गलती होती है और इसी गलती को इस फैमिली के माध्यम से सुधारा जाता है। यह आप लोगों का परिवार है। तो प्रकृति पोषण पर बहस किससे संबंधित कहलाएगा, ये दोस्तों अनुवांशिकी और पर्यावरण से संबंधित कहला जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे जो सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड रहेंगे। दोस्तों, बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। देखिए, बुद्धि के एकल कारक पूछा जा सकता है कि बुद्धि के एकल कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या एक तत्व, ये दोनों सेम है, इनमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बुद्धि का एक तत्व और एक कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो हमारे अल्फ्रेड बिने कहलाते हैं, यानी सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं होगी। नेगेटिव ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि इनमें से रक्षात्मक युक्ति नहीं है। क्षतिपूर्ण, सहचर, ठीक है, तादात्म्य हो जाएगा या औचित्य स्थापन की बात करें तो रक्षात्मक युक्ति देखिए सहचर जो होता है, सहचर युक्ति यह रक्षात्मक युक्ति नहीं होती है। क्षतिपूर्ति, तादात्म्य, औचित्य स्थापन, ये तीनों जो हैं रक्षात्मक युक्ति हैं, लेकिन सहचर आपका युक्त नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इसके बाद मॉक क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न देखने वाले को क्या कहते हैं। कल्पना मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, गहराई से ज़्यादा सोचते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कल्पना, उसके कारण क्या होता है, दिवा स्वप्न देखते हैं। तो ये देखना उसको वाले को क्या कहेंगे, समायोजित व्यक्ति कहेंगे, असमयोजित व्यक्ति कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे या सभी कहेंगे। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं जो कल्पना की अधिकता के कारण दिवा स्वप्न, दिन में ही स्वप्न देखने लगते हैं, तो उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, असमयोजित व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये देखिए दोस्तों आ गया मॉक क्वेश्चन। जी हाँ, जिसका मुझे था इंतजार वो मॉक क्वेश्चन है दोस्तों तैयार। इस मॉक क्वेश्चन का आंसर अब देना है, सिलेक्शन का रास्ता यहीं से लेना है। जी हाँ, चलिए मॉक क्वेश्चन का आपका जवाब फीडबैक करेंगे सभी प्यारे मित्र। जी हाँ, प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा। मॉक क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा मॉक क्वेश्चन कह रहा है मुझे वेट कीजिए, आ गया। जी हाँ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। जी हाँ, हर एक आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, अगर बाल विकास के चैप्टर में जब भी आप रिवीजन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, यह आपके माइंड में आता ही आता है। तो किस लिए आवश्यक होता है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, या यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है। अब आपका कमेंट क्या कहता है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। सतत व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका है, हर एक भाई बहन है गृहिणी का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली है। और यहाँ पे टीटी से संबंधित आपके क्वेश्चन, नोट्स, मटेरियल या सीरीज आपको मिलते रहेंगे। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।